हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसवंती और आज हम लोग देखेंगे जूलॉजी माइनर 1A। ओके, हमारा टाइटल क्या है पेपर का? तो इंट्रोडक्टरी जूलॉजी, मतलब हमको थोड़ा थोड़ा बस पढ़ना है इंट्रोडक्शन किसका, तो जूलॉजी का। ओके, चलिए, आपका पास मार्क्स कितना है? 30 मार्क्स है। आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स लाना है, अदरवाइज आप फेल हो जाइएगा। ठीक है, और बहुत दिक्कत होगा, एक बार बैक लग जाएगा तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, भगवान भरोसे मत जाइएगा। चलिए, पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये आपको फुल पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर ऐप में। ओके, जो जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में आपको सारे सेमेस्टर के लिए फ्री हो जाओगे। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सारा पीडीएफ। ओके, चलिए, यूनिट 1 में क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन टू एनिमल वर्ल्ड। ठीक है, क्लासिफिकेशन, जनरल आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी, सेल थ्योरी। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वास्ट डाइवर्सिटी कहाँ पे? तो एनिमल किंगडम का। ठीक है, वहाँ पे कैसे कितना डाइवर्सिटी है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा है, शेप साइज कैसे बटा हुआ, ये सब कहाँ पढ़ना है आपको? यूनिट 1 में पढ़ना है। चलिए, यूनिट 2 क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड सेल थ्योरी। तो हम लोग को सेल का स्ट्रक्चर पढ़ना है और क्या पढ़ना है? सेल थ्योरी पढ़ना है। सेल डायग्राम आप अपने से कर लीजिएगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कहीं ना कहीं आपको पूरा पेपर में मिल ही जाएगा। प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और ठीक है, कैरियोटिक जो प्रो और कैरियोटिक दो ये से बना हुआ है, दो वर्ड से। ओके, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है डिफरेंसेस। ओके, एंड ओवरव्यू ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। आपका किसका? थोड़ा सा ओवरव्यू, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, किसका? सेल ऑर्गेन्स का। ठीक है, इंक्लूडिंग डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ब्लैडर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, राइबोसोम एंड देयर सिग्निफिकेंट फीचर, एनी थ्री। यहाँ पे एनी थ्री लिख दिया है, लेकिन आप आपको क्या पढ़ना है? सारा पढ़ना होगा। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब तो आपको थोड़ा थोड़ा पता ही होगा, बस थोड़ा थोड़ा मेहनत करना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो दो होता है, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है, हम लोग आगे देखेंगे। ओके, चलिए, यूनिट 3 में क्या है? जनरल इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे उसके ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके इंटीग्रेटेड रोल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो मेंटेन करता है हेमियोस्टेटिस। ठीक है, सारे ये सब पढ़ेंगे, क्या क्या इंटरनल कंडीशन है एक सर्वाइवल के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। ओके, चलिए, यूनिट 4 में क्या पढ़ेंगे? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हाँ, चलिए, तो आपको फुल फॉर्म तो पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसका हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर दोनों का। चलिए, यूनिट 5 में क्या है? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? मेंडल्स लॉ पढ़ना है, किसका? तो इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का। इसमें क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स पढ़ना, जिसमें क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टॉर्मेंट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे ट्रेड पास होता है, कैसे ट्रेड पास होता है पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। और इतना डाइवर्सिटी, इतना वेरिएशन कैसे हमारे पॉपुलेशन में, इतना हम लोग आबादी है करोड़ों अरबों, कैसे इतना वेरिएशन है? सबका तो वही दो कान, दो आँख, यही सब है, एक नाक है, लेकिन फिर भी कैसे इतना वेरिएशन है। ओके, चलिए, यूनिट 6 में क्या पढ़ेंगे? इवोल्यूशन। कहाँ पे? तो लेमार्क्स इनहेरिटेंस थ्योरी, ड्रॉइंस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी। ओके, यूनिट 7 में क्या है? जनरल कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट। तो इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है इसका? ये तो इकोलॉजी तो स्टडी को बोलते हैं, और इकोसिस्टम क्या है? तो जब हम लिविंग थिंग्स जब क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ना, तब क्या होता है? इकोसिस्टम बनता है। क्या इकोसिस्टम छोटा से छोटा भी हो सकता है, बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। अभी हम धनबाद में है तो हमारा इकोसिस्टम अलग है, अगर आप दूसरे जगह पे हो तो उसका अलग होगा, है कि नहीं? एक मान लीजिए मेढक है, वो कुआं में ही अपना सारा ज़िंदगी पार कर देता है, दैट मीन उसके लिए उसका इकोसिस्टम वही है, उसका सराउंडिंग वही है कि नहीं? अब एक तालाब है, उसका मछली के लिए वही उसका इकोसिस्टम है। तो हर एक के लिए क्या हो सकता है? अलग अलग अपना हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ओके, इकोसिस्टम। चलिए, क्वेश्चंस के और बड़े हम लोग, चलिए पहले कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। ठीक है, पहला क्या है? सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हुम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको ये सबको पता होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिल्डेन एंड स्वान, 1839। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है। तो देखिए, बेसिक डिफरेंस थोड़ा जान लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? कैरियोटिक मतलब तो पहले क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये जो सेल होता है ना, देखिए सेल डिवाइडेड है, क्लासीफाई है किसमें? दो तरह का, या तो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा। ठीक है, सेल दो ही तरह से है। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? या सेल में
सिंपल न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? सिंपल न्यूक्लियस होता है। सिंपल न्यूक्लियस कहने का क्या मतलब है कि उसका जो अंदर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल मिल सकता है एक दूसरे से, ओके। उसका सेल वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होता है, ओके। बस इतना याद रखना है। दूसरा क्या है? स्मॉलर इन साइज, ओके। और सिंपल क्रोमोसोम भी होता है, ओके। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? तो यू का ही मतलब क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस, ओके, ट्रू। और इसका न्यूक्लियस क्या होता है? तो डबल लेयर्ड होता है, ठीक है, समझे। डबल लेयर्ड होता है और क्या होता है? लार्ज इन साइज होता है और मैनी क्रोमोसोम होता है, ओके। तो इसमें एक बार पढ़ लेते हैं क्या? प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वेयर एज यूकैरियोटिक सेल पोजेस दैम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक आर सिंपल इन साइज एंड स्मॉलर इन साइज एंड यूकैरियोटिक आर लार्जर, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। नेम एनी टू सेल ऑर्गेनेल्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या हो जाएगा? गोल्गी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, है कि नहीं? ये आपको याद ही रखना है और जिंदगी भर आपको याद ही रहेगा। बायोलॉजी का तो एक ही क्वेश्चन याद ही रहता है सबको ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या? व्हाट इज मेंडल्स फर्स्ट लॉ कॉल्ड, तो उसका फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हम लोग पढ़े थे, ओके। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। थोड़ा सा सेग्रीगेशन के बारे में पता जान लेते हैं, ओके। जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारा फैक्टर जो पेयर में प्रेजेंट होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ओके। एक सेकेंड हम फिगर उसका थोड़ा सा बनाने का कोशिश करते हैं, ओके। देखिए क्या होता है? कैपिटल टी और स्मॉल टी में होता है हमारा फैक्टर पेयर में, और ये क्या होता है? फिर सेपरेट होता है। कब सेपरेट होता है? तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ओके, होता है ना। उसके फॉर्मेशन में ये क्या होता है? सेपरेट होता है। एक क्या कर लेता है अचीव? कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो कौन किए नेचुरल सिलेक्शन का? तो चार्ल्स डार्विन। मेंडल्स लॉ क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और नेचुरल थ्योरी किनका है? तो चार्ल्स डार्विन का है, ओके। चलिए डार्विन का। डिफाइन इकोसिस्टम, चलिए इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं। अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड, हु डिस्कवर इट्स स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन डिस्कवर्ड किया इनका स्ट्रक्चर? तो वैटसन एंड क्रिक, ओके। कब? तो 1953, वैटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। नेम एनी टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हम लोग को पता है प्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। क्या होता है? एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है, ठीक है। रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, हु गेव द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, तो क्या हो जाएगा? जीन बैप्टिस्ट एंड लेमार्क, ओके, लेमार्क। चलिए अब थोड़ा लॉन्ग आंसर में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में। राइट अ डिटेल नोट ऑन द जनरल इंट्रोडक्शन टू द एनिमल वर्ल्ड एंड द नीड फॉर क्लासिफिकेशन, हम लोग का जनरल इंट्रोडक्शन देना है किसका? तो एनिमल किंगडम का, और क्या करना है? तो इसका नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हम लोग को क्लासिफिकेशन का जरूरत क्यों पड़ा, ये हम लोग करेंगे, ओके। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज द वास्ट एंड डाइवर्स कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ स्पीसीज दैट इनहैबिट लैंड, वाटर एंड एयर, हम लोग को लैंड, वाटर और एयर में क्या मिलते हैं? मिलियंस ऑफ स्पीसीज मिलते हैं कि नहीं, जो कि वास्ट डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है कि नहीं। एनिमल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, फिजियोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्या है? सबका अलग अलग है, कोई साइज से है, कोई शेप से अलग है, कोई फिजियोलॉजी से है, कोई इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से है, ठीक है। टू स्टडी द अंडरस्टैंड दिस एनॉर्मस डाइवर्सिटी साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी, तो इसी स्टडी को अध्ययन करने के लिए क्या हुआ? तो डेवलप्ड किए साइंस, क्लासिफिकेशन, तो टेक्सोनॉमी को, ओके। चलिए क्लासिफिकेशन इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, और ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? तो क्या क्या उनमें समानताएं और क्या क्या उनमें असमानताएं हैं, ठीक है। चलिए द नीड फॉर क्लासिफिकेशन अराइजेज बिकॉज विदाउट ग्रुपिंग एनिमल इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर, अब मिलियंस ऑफ स्पीसीज है, अब इनको जब तक हम लोग क्लासीफाई नहीं करेंगे, इसको स्टडी करना इज़ वेरी टफ वर्क, ओके। इट बिकम इम्पॉसिबल टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिलेशनशिप। टेक्सोनॉमी नॉट ओनली हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन बट ऑल्सो provides insights into evolutionary connection, okay. For example, grouping animals into phylum, class, order, family, genus and species provides a universal system of naming and recognition, हम लोग को पहचानने और इसको नामकरण में बहुत क्या हुआ? ईजी पड़ा है। किसका? ऑर्डर, तो कैसे हम लोग किए? तो फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, ओके, जीनस, ठीक है। चलिए द एनिमल किंगडम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, एनिमल किंगडम कैसा मोटा मोटी किस में डिवाइडेड है? तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में, ओके। इनवर्टिब्रेट्स लैक अ बोन वेयर एज वर्टिब्रेट्स पोजेज अ बैकबोन, मतलब वर्टिब्रेट्स के पास क्या है? बैकबोन है, और इनवर्टिब्रेट्स के पास बोन नहीं है,
बोनलेस है, बैकबोनलेस है, ठीक है। द यूज ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्लोस लिनस, okay, made classification more scientific and standardized. Thus classification is essential for the proper study of geology. Proper study of geology के लिए क्या है, very very important है, essential for proper study of geology. It helps in organizing biological information, predicting characteristics, understanding evolution and establishing relationship among different groups of animal. Without classification the scientific study of animal would be incomplete. Okay. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी 3 सेल ऑर्गेनेल्स। किसी 3 सेल ऑर्गेनेल्स का हमको डिटेल स्ट्रक्चर और उसके स्पेसिफिक फंक्शन के बारे में बताना है। तो हम 3 किसका किसका बताएंगे, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एक गोल्गी बॉडी हो गया, दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो फर्दर क्या हो जाएगा, दो पार्ट हो जाएगा, स्मूथ रेटिकुलम और एक क्या हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हर एक ऑर्गेन्स का अलग अलग अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये सब पढ़ेंगे। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, तो पहला सेंटेंस हमको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है कि नहीं। बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करते हैं किसके फॉर्म में, तो एटीपी के फॉर्म में। ओके, और दे आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। चलिए, थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू cristae which increases the surface area for enzymatic reaction. Okay, mitochondria also contain their own DNA and ribosome making them semi autonomous. ये खुद का क्या कंटेन करते हैं, तो डीएनए खुद का और राइबोसोम। ओके, और इसका सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसके स्ट्रक्चर के कारण, फोल्डेड के कारण इसका क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, ठीक है, एंजाइम्स का रिएक्शन होता है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी क्या होता है कि ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। कैसे करता है, तो जो एंडोप्लाज्मिक से जो प्रोटीन और लिपिड्स जो आते हैं वो फिर डिसाइड करते हैं कि ये मेरे काम के लिए है कि हम ये दूसरा को देंगे। खुद का काम होता है तो इंट्रासेल्युलर टारगेट में रहता है और दूसरा का देता है तो आउटर हो जाता है, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। गोल्गी बॉडी apparatus कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है, स्कार्स that modify sort and package proteins and lipids for secretion or delivery to other parts of the cell. other part of the cell को भी ये डिलीवर करता है। ओके, चलिए बैक हो गया। ठीक है, it involved in glycosylation and of proteins and forms of lysosome. okay, चलिए तीसरा पढ़ते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर ऑफ 2 टाइप्स। क्या होता है, तो एक रफ ईआर होता है और एक स्मूथ ईआर होता है, ठीक है। रफ ईआर सिंथाइजेस प्रोटीन वाइल स्मूथ ईआर सिंथाइजेस लिपिड। ये रफ ईआर किसको सिंथाइज करता है, तो प्रोटीन को करता है, और स्मूथ किसको करता है, तो लिपिड्स को करते हैं, ठीक है। चलिए, detoxifies harmful substance and helps in carbohydrate metabolism. They organelles collectively ensure smooth cellular functioning. Mitochondria provide energy, ER synthesize biomolecules and the Golgi body ensure their power transfer and modification. Without this cell cannot survive. इसके बिना मॉडिफिकेशन के बिना ये कोई सेल हमारा क्या कर सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद सुटेबल एग्जाम्पल। चलिए पढ़ते हैं। जॉन मंडेल नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जॉन मंडेल। ओके, परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट एंड प्रपोज 3 फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो कौन से प्लांट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो पी प्लांट। ओके, चलिए और क्या दिए वो 3 लॉज दिए किसका, तो इनहेरिटेंस का। चलिए तो पहला क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, इसको क्या माना गया, फर्स्ट लॉ माना गया। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि 2 फैक्टर होता है, स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर वो ब्रेक हो जाता है किसके के लिए, तो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए स्मॉल टी कैपिटल टी में फिर वो सेपरेट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ईच ऑर्गेनिज्म कैरीज 2 एलीज, ठीक है, फॉर अ ट्रेट एंड दिस एलीज सीग्रेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। यही कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है, गैमेट टी के लिए क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, सो दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली 1 एलीज। ओके, एग्जांपल इन पी प्लांट फ्लावर कलर पर्पल एंड वाइट, द एलीज सेपरेट ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ओके, तो और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ, दूसरा किसको पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एजॉर्मेंट। तो पहले इंडिपेंडेंट का मतलब तो आपको अच्छे से पता होगा, स्वतंत्र है। एजॉर्मेंट का मतलब मिक्सचर। ओके, वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी किसी के साथ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे इसको क्या माना गया, सेकेंड लॉ, और क्या नाम क्या है, जीन्स ऑफ अ different traits assort different independently of each other during gamete formation। क्या करेंगे, independently assort करेंगे
किसके दौरान, तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। एग्जाम्पल, व्हेन क्रॉसिंग पी प्लांट विद डिफरेंट ट्रेट्स लाइक सीड कलर एंड सीड शेप, द इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट डज नॉट अफेक्ट द अदर। चलिए समझते हैं इसको। मान लीजिए कि चलिए एक आपका देखिए क्या बोला, एक सीड कलर को लेना है, एक सीड शेप को, तो चलिए हम मान लेते हैं इसको क्या लिए हैं, राउंड शेप का लिया, और एक क्या लिए हैं, येलो कलर का लिए हैं, ठीक है। तो इसका ट्रेट्स क्या हो जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ओके, तो चलिए ये जो कैपिटल आर है वो गैमेट फॉर्मेशन इसके साथ भी कर सकता है, और ये इस छोटे वाई के साथ भी कर सकता है, ये फिर बड़े वाई के साथ भी कर सकता है, और ये इसके साथ भी करता है, फिर सिमिलरली ये वाई इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, समझे, ऐसे मतलब प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ओके, किसी के साथ भी कोई भी कर सकता है, इसी को बोला जाता है इंडिपेंडेंट मिक्सचर। ओके, तो चलिए थर्ड क्या है आपका, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, ये थर्ड लॉ माना गया है। व्हेन टू एलीज आर डिफरेंट, मतलब जो दो हम लोग जो जेनेटिक प्लांट जो मतलब रियल वाला लेंगे वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वन एली इज डोमिनेंट एंड मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलीज। एग्जाम्पल, अ पी प्लांट पर्पल फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर वाइट। तो चलिए एक पर्पल और वाइट से नहीं, बड़ा छोटा से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए क्या है, कैपिटल ट्री है, ओके, और एक क्या है, ड्वार्फ है, एक स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है। तो अब क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन के बाद ये क्या होगा, कोई एक ही अपीयर होगा और दूसरा क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। मतलब ये जो कैपिटल टी है डोमिनेट कर गया, टी को क्या किया, मास्क कर दिया, ढक दिया, और जो हमारा अब नया होगा वो क्या होगा, फाइनली टॉल होगा, तो इसी को बोला जाता है डोमिनेंट। ओके, और यही अगर छोटा टी अगर हुआ तो फिर वो कैपिटल टी के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा। समझ में आया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द ड्रॉइंस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इवोल्यूशन। चार्ल्स ड्रॉइन प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये हम लोग पहले भी पढ़े, इन द बुक्स ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मोर offspring they can survive, leading to a struggle for existence. In this struggle, individuals with favorable variation survive and reproduce, passing on their traits to the next generation. उन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखा था, है ना, क्या, ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, और यहाँ पे बताया गया कि कैसे वो स्ट्रगल करते हैं, कैसे जीन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होता है, कैसे मतलब, और कैसे अचानक से चेंज हो जाता है कि नहीं। किसी का मान लीजिए ब्राउन आइज है, नॉट मैंडेटरी कि वो ब्राउन ही होगा, होगा कि नहीं, कुछ चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं। तो चलिए, द की प्रिंसिपल ऑफ ड्रॉइंस थ्योरी आर ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, वेरिएशन एग्जिस्ट विद इन स्पीसीज, स्ट्रगल ऑफ फॉर एग्जिस्टिंग ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके बारे में उन्होंने बताया। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ऑर्गेनिज्म विथ एडवांटेज ट्रेट, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए, राइट द डिटेल नोट ऑन द इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या होता है, इकोसिस्टम में क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट भी होते हैं। ओके, चलिए, इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक। जैसे कैसे हो गया, बायोटिक कंपोनेंट जैव भी रहता है और अजैव भी रहता है, ठीक है। जैसे अबायोटिक में क्या हो गया, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर। अब बताइए, अब हम लोग लिविंग है, बायोटिक है, और अगर अबायोटिक कंपोनेंट नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे। एक दूसरे को हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, तभी जाके एक इन्वायरमेंट को हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं। चलिए, इकोसिस्टम में नेचुरल, फॉरेस्ट, पॉन्ड, ओशन और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल किसको बोला गया, जो मछली उछली रखते हैं ना, एक्वारियम्स, गार्डन से, ये सब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। द मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर क्या होता है, ऑटोट्रफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट। ओके, एल्गी एंड देयर प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ओके, कंज्यूमर क्या होते हैं, हेट्रोट्रफ्स, एनिमल दैट डिपेंड्स ऑन द अदर फोर फूड सच एज हार्बीवर्स, कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स। प्रोड्यूसर्स क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर को खा जाते हैं, है कि नहीं, सॉरी, कंज्यूमर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। और ये चेन हम लोग को पता है, हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, फूड चेन जिसको बोलते हैं। कंज्यूमर में भी फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी जो ग्रास हॉपर ये सब हो गया। अब ग्रास हॉपर को फिर सेकंड में वाले तो खा जाते हैं ना, दूसरे एनिमल जो रहते हैं, उसके बाद रैट वगैरह को स्नैक भी खा जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और उसी में एक दूसरे को वो लोग खाते रहते हैं, है कि नहीं। फूड और डिकम्पोजर क्या होता है, जो मान लीजिए कोई भी डेथ बॉडी है या प्लांट्स है, सब कुछ दिन बाद अपने आप गायब हो जाते हैं, तो वो गायब नहीं होता है, उसके अंदर जो डिकम्पोजर्स रहते हैं वो उसको क्या कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, है कि नहीं, सॉइल में। चलिए, और इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे फ्लो होता है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। ओके, चलिए,
दूसरा क्या है, डीएनए और आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड प्ले क्रूशियल रोल इन सेलुलर फंक्शन। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में क्या है, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉलिक्यूल प्रपोज्ड बाय वेस्टर्न एंड क्रिक। तो ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉलिक्यूल है। ईच स्टैंडर्ड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच इंक्लूड्स द फॉस्फेट ग्रुप, डीऑक्सीराइबोज, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, एडेनिन पेयर्स थाइमिन 80 एंड गुआनिन पेयर्स साइटोसिन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड पॉइंट क्या है, द स्टैंडर्ड्स आर एंटी पैरेलल। क्या होता है स्टैंडर्ड्स, एंटी पैरेलल होता है। ओके, डीएनए सर्व्स एज द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, आरएनए डीएनए का पढ़ लिया, अब आरएनए का देख लीजिए। आरएनए इज यूजफुली सिंगल स्टैंडर्ड, द शुगर इज राइबोस इंस्टेड ऑफ डीऑक्सी राइबोस। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन बेसिस इंक्लूड एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन एंड साइटोसिन। उसके बाद क्या, देयर आर 3 मेजर टाइप्स, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। आरएनए मेन हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। की डिफरेंसेस क्या है, डीएनए क्या है, डबल है, आरएनए क्या है, सिंगल है। डीएनए कंटेन क्या करता है, थाइमिन करता है, आरएनए क्या करता है, यूरासिल करता है। ओके, डीएनए स्टोरेज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमारा कहाँ स्टोर होता है, डीएनए में, और आरएनए क्या होता है, ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन। ओके, और एक दूसरे आरएनए और डीएनए क्या करते हैं, एक दूसरे को स्टेबल रखते हैं फॉर लाइफ। गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। चलिए देखते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शन एंड प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोग यहाँ पे मनुष्य के लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, इट एक्सप्लेन्स हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन लाइफ। कैसे हर एक ऑर्गन का अपना अपना काम और कैसे मेंटेन करता है लाइफ को। तो मेजर बॉडी सिस्टम देख लीजिए, डाइजेस्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, सर्कुलेटरी हो गया, ठीक है। डाइजेस्टिव में क्या होता है, ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। फूड को क्या करता है, ब्रेक डाउन किस में करता है, तो न्यूट्रिएंट्स में करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हो गया, एंड एब्जॉर्ब देम। रेस्पिरेटरी में क्या हो गया, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लंग्स, ठीक है। जो सांस लेते हैं हम लोग और छोड़ते हैं वो किसके द्वारा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया, कंपोज्ड ऑफ द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू सेल व्हाइल रिमूविंग वेस्ट। क्या होता है, ब्लड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लो करता है कि नहीं ब्लड वेजल्स में। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, रिमूव्स नाइट्रोजनस वेस्ट वाया किडनी, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ये क्या करता है, रिमूव करता है वेस्टेज को। ओके, नर्वस सिस्टम क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन थ्रू ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ये पूरे बॉडी का तो क्या हो गया, ब्रेन मॉनिटर हो गया है कि नहीं, सब कुछ यही क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब देखो तीसरा क्या हो गया, मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, मूवमेंट एंड प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या हो गया, प्रोड्यूसेस हार्मोन्स दैट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। यह आप पढ़ लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन 8 क्या, एक्सप्लेन दी लेमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। ओके, मेन प्रिंसिपल क्या है, यूज एंड डिसयूज। Organs that are frequently used become stronger and more developed while unused organ weaken and disappear. कैसे यूज और डिसयूज है इसका, ऑर्गन दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बिकम स्ट्रॉन्गर। जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो क्या हो रहा है, डे बाय डे हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड मोर डेवलप्ड भी होता है। वाइल अनयूज्ड ऑर्गन हमारा क्या होता है, बहुत वीक होता है और डिसअपियर होता है। एग्जाम्पल, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इवॉल्व ड्यू टू स्ट्रेचिंग फॉर लिव्स, है ना। दूसरा क्या हो गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, द मॉडिफिकेशन एक्वायरिंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिटेड बाय द नेक्स्ट जनरेशन। तीसरा क्या है, इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी। फोर्थ क्या है, एडप्शन टू एनवायरमेंट। और दूसरा क्या, डिस्कस द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये भी आप पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन हम बस पढ़ दे रहे हैं, आपको कहाँ मिलेगा, पूरा PDF ये में मिलेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या, राइट द डिटेल नोट ऑन सेल थ्योरी एंड इम्पॉर्टेंट। तो आप ये वाला भी पढ़ लिए अच्छे से, आप इसको कर लेना। ओके, चलिए अगर इसका पढ़ ही देते हैं एक बार, है ना। द म्यूटेशन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डे वेरीज बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द लिविंग प्राइमोट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सडन चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड म्यूटेशन। अभी बताए थे ऊपर में कि जेनेटिक्स में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो के उसके बाद सडन उसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो उसका क्या होता है, जीन में चेंजेस आ जाता है, जिसके कारण किसी का अगर ब्राउन आइज़ है तो उसका बच्चा का जरूरी नहीं हुआ, फिर हो सकता है वही आइज़ फिर क्या हो गया उसके नेक्स्ट जनरेशन में आ गया, तो यही होता है, ठीक है। और अचानक सडन चेंज को क्या बोला जाता है, म्यूटेशन। लीड टू ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, और यही क्या करता है, ओरिजिन है किसका, तो न्यू स्पीसीज का। मेन फ्यूचर क्या है, म्यूटेशन और सडन एंड हेरिटेबल चेंजेस दैट अकर्स इन ऑर्गेनिज्म। चलिए,
दिस चेंजेस प्रोड्यूस वेरिएशन डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल ऑफस्प्रिंग। क्या करता है, चेंजेस को बढ़ावा देता है, ठीक है। न्यू स्पीसीज आर अराइजेज नॉट ग्रेजुअली बट सडनली थ्रू लार्ज म्यूटेशन। और ये क्या आता है, धीरे धीरे नहीं, अचानक कोई सडन चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गया, बस चेंज हो गया। म्यूटेशन में भी बेनिफिशियल, हार्मफुल और न्यूट्रल। ये या हो सकता है बहुत बेनिफिशियल भी है, हो सकता है हार्मफुल है आपके लिए, या फिर न्यूट्रल है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू, होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।